मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। शारदा पीठ के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेपर प्रेशर के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किए थे कि किस किस फैक्टर के थ्रू आपका वेपर प्रेशर जो होते हैं, वाष्प दाब जो होते हैं, वो अफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं। ठीक है, आइए हम लोग अगली कड़ी में हम लोग देखने जा रहे हैं उसके नेक्स्ट टॉपिक, है ना? क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि सोल्यूशन चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं टॉपिक है, जहां से आपके थ्योरेटिकल एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लास 12th में कह सकते हैं। और आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम में है, वहां से क्वेश्चन अगर आना है सोल्यूशन चैप्टर से, तो क्वेश्चन यहीं से होते हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हिंदी में बोलते हैं इसको अणुसंख्यक गुणधर्म। क्या कहते हैं जी? अणुसंख्यक गुणधर्म। तो हिंदी में डिफाइन करना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि ऐसे प्रॉपर्टी, ऐसे गुणधर्म जो अणु की संख्या पर, जो उसमें जो विलेय अणु है, जो विलेय पार्टिकल है, उसके संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसके नेचर पे। ठीक है, कि वो एसिड है कि बेस है कि खट्टा है मीठा है, कैसा है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ उसके संख्या पे, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कितने हैं, उस पर डिपेंड करने वाले जो भी प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? इसके हम लोग डिफरेंट टाइप्स भी देखेंगे। तो ये सभी किस पे डिपेंड करेंगे? अणु के संख्या पर। अगर हम लोग इंग्लिश में डिफाइन करना चाहें तो लिख सकते हैं कि द प्रॉपर्टी विच which depends on number of solute particle irrespective of its nature। उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करते हुए उसके सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे? कॉलिगेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। क्लियर है क्या? ऐसे प्रॉपर्टी जो सिर्फ सॉलिड पार्टिकल है उसके नंबर पे डिपेंड करेंगे, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके जो टाइप है, टाइप के बारे में हम लोग चर्चा करना चाहें तो कितने टाइप के होते हैं जी? 4 टाइप के होते हैं आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना? पहला क्या होते हैं? पहला होंगे आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका, इसको लिख लेते हैं हम लोग फुल फॉर्म में भी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, भी कहीं कहीं पे लिखा होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या हम लिख सकते हैं, ऑफ भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हम लोग लिखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, कहीं कहीं पे ऑफ लिखा होता है तो ऑफ लिख लो, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और आपका लास्ट हो जाता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना? ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी शॉर्ट में लिखना पहले, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? हम लोग 4 टाइप के हम लोग क्या देखें? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें पहला है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट है
कौन सा? चौथे नंबर का ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिंदी में कहते हैं अणु संख्यक गुणधर्म। ठीक है। अच्छा, बात करें हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर में क्या देखेंगे हम लोग जी? कमी देखेंगे। अपेक्षिक अवनमन कहते हैं उसको, है ना। दूसरा है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? क्वथनांक में उन्नयन। हिंदी में अगर बात करें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को, तो हिमांक में अवनमन। और लास्ट के बारे में आपको पता है परासरण दाब। ये सभी जो होते हैं चारों के चारों आपको जो प्रॉपर्टी दिख रहा है, ये आपको जो सॉलिड पार्टिकल है, कौन से पार्टिकल? सॉलिड पार्टिकल जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में या सोल्यूशन में जो एड है, आप जो ऐड किए हैं उसके संख्या पे निर्भर करेगा ना कि उसके नेचर पे। क्लियर है? चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बारी बारी, है ना, वन बाय वन हम लोग लेते हैं सभी को। सॉरी। चलिए तो नेक्स्ट हमारा देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम लिखते हैं कौन सा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखें तो क्या होता है जी, बताओ। चलिए तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम लोग डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा? जब हम अवाष्पशील विलेय, हिंदी में एक बार समझ लेते हैं, हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है और हमारे पास क्या है? एक ऐसा सॉल्यूट है, ऐसा विलेय है जो क्या है? अवाष्पशील है, मतलब उसका वाष्प नहीं बनता। तो उसको हम लोग ऐड किए, क्या करेंगे? ऐड करेंगे किसमें? वाष्पशील विलायक में। क्लियर है? वाष्पशील विलायक में ऐड करेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि उसका जो वेपर्स, प्योर फॉर्म में जो वेपर बना था उसके कंपेयर में इसका जो वेपर है, जो सोल्यूशन का वेपर है, अवाष्पशील विलेय ऐड करने के बाद का वेपर है, वो कम देखने को मिलता है। ठीक है। क्यों होता है देखते हैं हम लोग, मैथमेटिकल भी समझेंगे और थियोरेटिकल भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसको पहले हम लोग इंग्लिश में डिफाइन कर दें, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना। तो क्या होता है जी, जब हम क्या करेंगे हम लोग इसमें, व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, ऐसे विलेय जो वाष्प नहीं बनते, है ना, नॉन वोलाटाइल है, उसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे? डिसॉल्व कर सकते हैं, ना, डिसॉल्व करने या ऐड करने लिख सकते हो। डिसॉल्व इन वोलाटाइल सॉल्वेंट, है ना। वाष्प बनने वाले विलायक में हम उसको क्या किए? ऐड किए। तब क्या हुआ जी? when non volatile solute dissolve in volatile solvent, then its क्या हुआ? वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। प्रेशर क्या हुआ जी? डिक्रीज हुआ। क्लियर है? होता है कैसे? थोड़ा सा हम लोग थ्योरेटिकल समझते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ पे समझ जाएंगे। पहले हम यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिकल फॉर्म में देखते हैं हम लोग। देखिए यहां पे देखिए, इस सिस्टम में हम लोग क्या ले लेते हैं? प्योर सॉल्वेंट। क्या लेंगे जी? प्योर सॉल्वेंट लेंगे। ये प्योर सॉल्वेंट ले लिए हम लोग। ठीक है। यहां पर हम लोग प्योर सॉल्वेंट के साथ में क्या लेंगे? क्या लेंगे हम लोग? अवाष्पशील या नॉन वोलाटाइल क्या लेंगे जी? सॉल्यूट लेंगे। इस तरीके से होंगे ये भी, है ना। चलिए देखिए यहां पे देखिए, जब इसको हम लोग हीट करेंगे, क्या करेंगे? हीट करेंगे, दोनों सिस्टम को क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो यहां से क्या बनेगा? आपका वेपर बनेगा। क्लियर है? यहां से क्या बनेगा जी? आपका वेपर बनेगा। और वापस क्या होगा आपका? वापस क्या मिलेगा यहां पे? आपका वेपर जो है, यहां पे आपको क्या मिलेगा? वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा। वेपर बनेगा, ऊपर वॉल से टकराएगा और क्या होगा जी? फिर से वापस इस सतह पे आएगा और इस लिक्विड की सतह पर क्या करेगा? वो प्रेशर क्रिएट करेगा। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे देखिए सभी के सभी जो आपको जो सरफेस पर जो लिक्विड है वो किसका है? प्योर। प्योर किसका है? सॉल्वेंट का है। और यहां पर देखिए आप, जो वेपर बनेगा, यहां पे क्या बना? वेपर बना। वेपर बना यहां से,
अब देखिए ध्यान से, जब ये वेपर बनेगा उसके बाद वो क्या करेगा, वापस जब नीचे आकर देखिए यहां पे प्योर सॉल्वेंट सिस्टम के साथ साथ में आपको देखने को मिलेगा क्या, इंप्यूरिटी भी देखने को मिलेगा। जो इंप्यूरिटी, कौन सी इंप्यूरिटी, जो आप सॉल्यूट ऐड किए हैं उसका वेपर बनता है क्या, नहीं बनता। तो वो वेपर कहां पर है, देखिए ध्यान से, इसके सतह पर है, ठीक है, इसके क्या सतह पे है। अच्छा, दो तरीके समझेंगे हम लोग, कौन कौन से दो तरीके से। इसको जब हीट करेंगे तो फ्रीली क्या होगा, आपका वेपर बनेगा बहुत सारे। लेकिन यहां पे देखिए इस लिक्विड की सतह पर नॉन वोलाटाइल आपका जो सॉल्यूट है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मतलब अवाष्पशील विलय भी यहाँ पे क्या है, उसके सतह पर है। जब इसको हीट करेंगे तो इसका तो वाष्प बनता नहीं है, ठीक है। पिंक कलर जो आपको, जो पिंक कलर का जो मैं यहाँ पर मेंशन किया हूं, उसका किसी तरीके से वाष्प तो बनता नहीं है, तो उसका वेपर भी कहां बनेगा, नहीं बनेगा। तो वेपर नहीं बनेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या मिलेगा, आपको कम देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, जब ये वापस आता है तो यहाँ पे देखिए अवाष्पशील क्या है, आपका विलय है, उसके नाम से भी आपको क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा क्या, इसका वेपर क्या होंगे, कम होंगे, तो वेपर प्रेशर भी क्या होंगे, कम होंगे। क्लियर है क्या, समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार और। यहां पे देखिए लिक्विड की सतह को हीट करेंगे, वेपर कहां से जनरेट होगा, टॉप से, है ना, यहां टॉप से जनरेट होगा आपका वेपर। और यहाँ पे क्या है, प्योर सॉल्वेंट, जो सभी के सभी क्या बनते हैं, वेपर बनाते हैं। और यहाँ पे सभी के सभी वेपर बनाने वाले नहीं है, कुछ वेपर बनाने वाले हैं और कुछ वेपर बनाने वाले नहीं है। तो इसमें क्या होगा, वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी आपको क्या मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। यहां पर देखिए अवाष्पशील विलय भी है और वाष्पशील भी है, तो यहाँ पे जब हीट करेंगे तो सिर्फ वाष्पशील का वेपर बनेगा, और जितना ज्यादा वाष्पशील का वेपर बनेगा उतना ही आपको क्या मिलेगा, आपको वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा। सॉल्यूट के नाम से आपको वेपर प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। तो कह सकते हैं कि इसके सतह में आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होने की वजह से वेपर कम देखने को मिलेगा, और इसी कमी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, प्योर के रिस्पेक्ट में। मान लो यहां पे वेपर बन रहा था 5 एटीएम, तो यहां पे वेपर बनेगा आपको 4 एटीएम। और जो इस तरीके से इसके रिस्पेक्ट में यहां पे जो कमी दिख रहा है उसे हम लोग बोलेंगे रिलेटिव वेपरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, वाष्प पदार्थ में अपेक्षिक क्या क्या बोलेंगे हम, अवनमन, कमी। क्लियर है, चलिए हम लोग इसको मैथमेटिकल समझने की भी कोशिश करते हैं। यहां पे हम लोग मैथमेटिकल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पे देखिए ये तो प्योर सिस्टम है और ये क्या है, आपका सॉल्यूशन है। तो देखिए जो आपको जो सॉल्यूशन है, टोटल प्रेशर जो होगा वो किसका प्रेशर होगा, सॉल्यूशन का प्रेशर होगा, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन है उसमें जो प्रेशर होगा वो किसका होगा, पीए प्लस पीबी। वेपर प्रेशर ड्यू टू ए, वेपर प्रेशर ड्यू टू बी। बी के कारण वाष्प दाब और ए के कारण वाष्प दाब। लेकिन आपको पता है, क्या पता है, कि इसके द्वारा जो वाष्प दाब बन रहे हैं वो क्या है, जीरो है, क्योंकि ये क्या है, अवाष्पशील है, इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसका कोई वाष्प ही नहीं बन रहा है, तो वाष्प दाब कहां से बनेंगे। क्लियर है, चलिए तो जो भी आपका वेपर देखने को मिलेगा वो किसके नाम से देखने को मिलेगा, ड्यू टू पी ए। क्लियर है, पी ए आपको पता है जो सॉल्यूशन को जो सॉरी जो सॉल्यूशन का आपको देखने को मिलेगा वेपर प्रेशर, वो क्या होगा जी, पी ए क्या होता है, पी ए पी नॉट ए एक्स ए। क्लियर है, और आपको क्या पता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है जी, 1। तो यहां से एक्स ए क्या हो जाएगा, एक्स 1 माइनस एक्स बी हो जाएंगे। क्लियर है, यहां पे वैल्यू रख देते हैं हम लोग, पी नॉट ए यहां पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। ओपन कर देते हैं, पी ए नॉट माइनस पी नॉट ए एक्स बी या काई बी, या मोल फ्रैक्शन आप भी बोल सकते हो। इसको ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग, पी नॉट ए एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पी ए नॉट माइनस क्या हो जाएगा, पी एस एक्स बी क्या हो जाएगा, यहां से इसे ट्रांसफर कर देंगे तो पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन क्या देखने को मिलेगा आपको, और ऊपर लिखते हैं पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन क्या हो जाएगा जी, पी ए नॉट। ये जो आप देखने को मिल रहा है जो रिलेशनशिप, देखिए
इसको हम लोग ऊपर में लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। कलर चेंज कर लेते हैं, है ना, जिससे हमको क्या हो, देखने में भी अच्छा लगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो होता है किसके बराबर होता है, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा आपका पी ए नॉट। देखिए यहां पे ऊपर में देखिए, ये जो आपको जो एक्सप्रेशन दिख रहा है उसका मतलब समझना है हमको, क्या देखना है कि आपका जो प्योर सिस्टम था पी ए नॉट माइनस क्या लिखा है पी एस। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों में बड़ा कौन होगा, पी ए नॉट माइनस पी एस में से पी ए नॉट होगा। क्यों, क्योंकि अगर पी ए नॉट छोटा हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव में आएगा। और मोल फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव में होता है क्या, नहीं। तो इसका मतलब ये कि प्योर सिस्टम का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है सॉल्यूशन के कंपेयर में। तो जो भी कमी आ रहा है किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम लोग, प्योर के रिस्पेक्ट में, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में आपको जो सॉल्यूशन का जो आपका जो सॉल्यूशन फेज है उसमें जो कमी आया है वाष्प दाब में, उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, ये दूसरे तरीके से हम लोग डिफाइन करना चाहे तो ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी है। एक्स बी मतलब जो विलय पार्टिकल है उसके संख्या पे आधारित है, उसके मोल पे आधारित है मोल फ्रैक्शन पे। क्लियर है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पार्टिकल ही कह सकते हैं किसका, सॉल्यूट का, या बोल सकते हैं नॉन वोलेटाइल सिस्टम का। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जितना ऐड करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। रिलेटिव मतलब क्या, कि वेपर प्रेशर में प्योर के सिस्टम में, प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में आपका अवाष्पशील विलय डालने के बाद आपका जो वेपर प्रेशर है वो क्या मिलेगा, हमेशा कम देखने को मिलेगा। और इसी कमी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है, ये ऊपर जो लिखा है ये क्या है आपका, ये जो दिख रहा है ऊपर में ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। ये क्या है जी आपका, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, लोअरिंग इन वेपर, सॉरी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। क्लियर है, जब बात करते हैं डिवाइड में हम लोग क्या करते हैं, प्योर सिस्टम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो ये पूरा जो टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर सिर्फ इसके बारे में बात करें तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या जी नहीं है, लेकिन ये पूरा सिस्टम क्या है आपका, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है, अणु संख्या गुणधर्म हम लोग हमेशा क्या करेंगे, प्योर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तभी वो क्या होगा आपका, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। क्लियर है क्या, चलिए इससे रिलेटेड हम लोग इस जो आप इक्वेशन लिखे हैं इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जिससे आप लोग को क्या होगा, चीजें समझ में आएगा आसानी से। चलिए क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए इस टॉपिक से हम लोग जो है अभी फार्मूला जो डिराइव करेंगे उससे डायरेक्ट हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये जो सिस्टम होते हैं ये अणु की संख्या पर डिपेंड करते हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम सॉल्यूट पार्टिकल को डालते हैं किसमें, सॉल्वेंट में, तो कुछ सॉलिड पार्टिकल क्या होते हैं पर्टिकुलर सॉल्वेंट में या तो एसोसिएट होते हैं या डिसोसिएट। और आप मान लो, देखिए ध्यान से, जैसे बेंजीन है, बेंजीन में क्या डालते हैं हम लोग, एसिटिक एसिड, वो क्या होता है डाइमराइज कर लेते हैं। मान लो आप 10 आप एसिटिक एसिड डालेंगे, 10 मोल्स डालेंगे, लेकिन आपको जो रिजल्ट मिलता है वो 5 का मिलता है। क्यों, क्योंकि अंदर जाने पर वो क्या होते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं। पांच 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 के जो 5 के ग्रुप में, या बोल सकते हैं 2-2 के ग्रुप में जो है वो 5 सेट बन जाते हैं। मतलब 10 डाले थे, आपको 10 के हिसाब से आप लोग को, आपको जो आपका वेपर प्रेशर है या बोल सकते हैं जो भी प्रॉपर्टी देखना है आप इसमें से, वो प्रॉपर्टी जो होते हैं 10 के हिसाब से मिलना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में क्या मिलता है आपको, 5 के हिसाब से मिलता है। मतलब ये कि वो क्या होते हैं एक दूसरे में क्या हो जाते हैं जी, डाइमराइज कर लेते हैं। क्लियर है क्या, दो मिलकर के एक सेटअप बन जाएगा। मतलब आप जो 10 मॉलिक्यूल का आप जो है रिलेटिव, हम इस तरीके से चारों प्रॉपर्टी में डिक्रीमेंट देखना चाह रहे थे, वो 10 ना मिलकर के वो 5 का मिलेगा। इसलिए इस चीज से बचने के लिए आगे एक नया फैक्टर क्या हुआ आपके सामने आया है, जिसको आप बोलते हैं वन हाफ फैक्टर, जिसको हम लोग आई से प्रेजेंट करते हैं। उस आई के बारे में इंट्रोड्यूस करने के बाद यहाँ पे हम लोग वो आई को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है, तो पहले हम अभी क्या करेंगे, पूरा डिराइव कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे वन हाफ फैक्टर। ठीक है, वन हाफ फैक्टर देखने के बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। क्लियर है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे वन हाफ की जरूरत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, है ना।
तो यहाँ पे किसी तरीके से डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बारे में बात नहीं किया है, तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, देखिए आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। When 2 mole of non-volatile solute is added to 4 mole of देखिए क्या कहना चाह रहा है, 4 मोल ये है और 2 मोल क्या है आपका, नॉन वोलाटाइल है, ठीक है। सॉल्वेंट, देन फाइंड वैल्यू दिस। आपको पता है कौन सी रिलेशन पता है हमको, यहां पे देखिए हमको एक रिलेशन पता है, PA नॉट माइनस PS अपॉन में क्या हो जाएगा जी, PA नॉट इक्वल टू क्या आपका X क्या होता है, XA, या इसको हम लोग ओपन करके क्या लिख सकते हैं, NA सॉरी XB होता है ना, तो हो जाएगा आपका NB अपॉन में NA प्लस NB। क्लियर है। सही है, सॉरी मत बोलो, कुछ मिटा दो, सॉरी नहीं बोलो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपका जो सॉल्यूट है वो कितना मोल दिया गया है, 2 मोल दिया गया है आपका सॉल्यूट को। सॉल्यूट क्या है, NB, और सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट कितना मोल दिया गया है, देखिए ध्यान से, प्योर फॉर्म में कितना है, 4 मोल दिया गया है, 4 मोल दिया है। क्लियर है। वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, देखिए इसको हम लोग डिजाइन कर सकते हैं क्या, इस तरीके से अलग अलग करके, PA नॉट माइनस, इस तरीके से कर सकते हैं क्या, वैल्यू रख लीजिए आप, 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 4 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा PS अपॉन में, इधर ट्रांसफर करेंगे क्या होगा 1 माइनस क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 1/4 2 6 मतलब हो जाएगा आपका 2/6, ये क्या हो जाएगा 1/3। वैल्यू कितना आएगा जी, देखिए ये हो जाएगा आपका 2/3 मतलब क्या हो जाएगा 0.6। तो PS बाई PA के वैल्यू कितना आ गया जी 0.6। क्लियर है। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और भी क्वेश्चन करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन। यहां पे देखिए चलिए क्या क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 640 मिलीमीटर ऑफ Hg, a non-volatile non-electrolyte solute weighing 2 gram is added to 39 gram of benzene. The vapor pressure of solution is 60 millimeter of Hg. हमको फाइंड क्या करना है जी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड। क्लियर है। फॉर्मूला को हम लोग सेम उसी तरीके से हम लोग पेश करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। देखिए प्योर, देखिए वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, ये क्या है प्योर फॉर्म में है, तो कह सकते हैं फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा आपका PA नॉट माइनस PS अपॉन में क्या हो जाएगा PA नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा XB, है ना, XB। और XB को हम लोग क्या लिख सकते हैं NB अपॉन में क्या हो जाएगा Na प्लस NB, मोल्स ऑफ Na। और चलिए सॉल्व करते हैं इसको। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना दिया है, ये किसका है प्योर फॉर्म का है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज एडेड टू दिस, है ना। वेपर प्रेशर कितना बन जाएगा सॉल्यूशन का, अपॉन क्या आ जाएगा 640। अच्छा वेट कितना दिया है आपका 2 ग्राम दिया है, किसका सॉल्यूट का। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं जी, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। और आपसे पूछा क्या गया है, यही तो आपसे पूछे है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट कितना दिया लिख लो आप 2/8
एम फाइंड करना है 2। अच्छा, यहां पे दो चीजें हैं, देखिए सॉल्यूट क्या है आपका, सॉल्यूट क्या है आपका, 2 ग्राम ऐड किया है किसमें, 39 ग्राम बेंजीन में। तो बेंजीन कितना गया है, 39 ग्राम। तो बेंजीन जो सॉल्वेंट है उसका मोल कितना हो जाएगा जी, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट 78 होता है ना, ये हो जाएगा 1/2। तो यहां पर रखते हैं हम लोग 1/2 प्लस यहाँ पे 2 बाई क्या हो जाएगा एम। ठीक है, अब देखिए जो सॉल्यूट होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो यहां पे देखिए मॉलिक्यूलर वेट के साथ देखिए वो भी क्या है, डिवाइड में है। तो ये जो वैल्यू होगा बहुत छोटा होगा, ये जो वैल्यू है वो क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो इसको ओवरऑल हम लोग क्या मान सकते हैं, जीरो कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर जीरो कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/m अपॉन 1 देखिए 2/m अपॉन क्या है 1/2। ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा इधर, इस तरीके से ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा 2/m इंटू क्या हो जाएगा 2/1। तो क्या मिलेगा आपको 4/m। ठीक है, चलिए देखिए इसको आप क्या, यहां पे कितना बचेगा जी, 40 डिवाइड में कितना हो जाएगा 640 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/m। 1 टाइम ये क्या हो जाएगा 10 टाइम 0, m इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 क्या हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। क्लियर है क्या। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बार रीड करना है और जो भी डाटा दिया गया है उसको क्या करना है, उसके उसी का एनालिसिस करना है। तो जो फाइंड करना चाह रहे हो, जो भी आपसे आपको कंडीशन पूछ रहा है, जो भी आपको डाटा के बारे में आपको पूछ रहा है ना, उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला होगा उसके बारे में आप विचार कीजिए। उसके बाद उस फॉर्मूला में जो भी चीजें डाटा आपको चाहिए वो उस क्वेश्चन में है क्या, इसको पहले हमको देखना है। उसके बाद उस तरीके से हमको डिजाइन करके क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। क्लियर है क्या, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री से, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या पूछना चाह रहा है ये देखिए, क्या पूछने के बाद कौन सा आपका जो है रिलेशन लगेगा और उसमें जो भी डाटा आपको रिक्वायरमेंट है उसको उस क्वेश्चन में देखिए। क्लियर है क्या, चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना सेकंड नंबर का प्रॉपर्टी। वो क्या है आपका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए क्या होता है जी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आप लोग ऑलरेडी हम लोग वेपर प्रेशर इसके पहले वाली वीडियो में समझ चुके हैं। वहां पे क्या बातें हुआ था, देखते हैं कि जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को या अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में ऐड करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, वाष्प पदार्थ में कमी देखने को मिलता है। When non-volatile solute is added to volatile solvent, its vapor pressure decreases। उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर है, और हम सभी को पता है कि वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे जब वेपर डिक्रीज होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर है क्या, तो डिफाइन करते हैं हम लोग, लिख लो, वेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड कर सकते हो या डिसॉल्व कर सकते हो, एडेड टू वोलाटाइल सॉल्वेंट, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। और जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तब क्या होगा जी, थस क्या होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, एलिवेशन। एलिवेशन मतलब होता है वृद्धि, एलिमिनेट होने, एलिमिनेशन मतलब क्या होता है, इंप्रूवमेंट कह सकते हो या वृद्धि बोल सकते हो, किसमें, बॉइलिंग पॉइंट में। मतलब बॉइलिंग पॉइंट कोई चीजें प्योर सिस्टम, प्योर सॉल्वेंट का मान लो बॉइलिंग पॉइंट है 30 डिग्री, तो उसमें अशुद्धि मिलाने पर, अवाष्पशील विलय मिलाने पर उस पर्टिकुलर सोल्यूशन का अब वो क्या हो गया, सॉल्वेंट से सोल्यूशन हो गया। तो उस सोल्यूशन का आपका वेपर प्रेशर जो होगा, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो 30 की जगह पे 40 दिखाएगा या 30 से अधिक दिखाएगा। क्लियर है क्या, उसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है क्या, चलिए आइए देखते हैं हम लोग ग्राफ के थ्रू भी समझ लेते हैं हम लोग।
ग्राफ के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये क्या है आपका, अच्छा पहले इधर देखते हैं हम लोग। ये क्या है आपका, वेपर प्रेशर का क्या है आपका एक्सिस है, ठीक है, कोऑर्डिनेट है। और यहाँ पे क्या है जी, टेम्परेचर, इसको बोलेंगे हम लोग एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। क्लियर है। चलिए तो मान लो देखिए कोई सिस्टम है हमारे पास, कोई लिक्विड है, उसका कोई ना कोई टेम्परेचर तो होगा ही। अब जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे तो उसका कुछ टेम्परेचर होगा, है ना। तो हम लोग यहां से देखिए हम लोग, ये किसका है जी, प्योर सॉल्वेंट का है। किसका है, प्योर सॉल्वेंट का। अब देखिए इसमें कुछ इंप्योरिटी ऐड करेंगे, है ना। इंप्योरिटी मतलब अवाष्पशील विलय ऐड करेंगे, तो उसका वेपर जो होगा वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। तो इस ग्राफ के नीचे क्या होगा आपका, इस ग्राफ के नीचे क्या होगा आपका, ये क्या होगा आपका सोल्यूशन का हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, कोई सिस्टम बॉयल कब होता है, जब उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाए जी, 1 atm हो जाए। क्या हो जाए, 1 atm। तो यहां पे मान लो हमारा जो प्रेशर है वो 1 atm है। तो इस प्योर सॉल्वेंट को इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमको कितना हीट करना पड़ा, इतना हीट करना पड़ा। मतलब ये क्या है आपका, टीबी नॉट है। क्लियर है, टीबी नॉट क्योंकि प्योर सिस्टम का है। और इसके लिए देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन के लिए, इसके लिए कितना टेम्परेचर देना पड़ा, तो टीबी। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, हम लोग लेफ्ट से हम लोग कहां जा रहे हैं, ये ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन है। इस ओरिजिन से लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखिए प्योर सॉल्वेंट के लिए टेम्परेचर क्या है, कम है। और जो सोल्यूशन का, सोल्यूशन मतलब उसमें अशुद्ध, क्या अशुद्ध ऐड किए, मतलब क्या अवाष्पशील विलय ऐड किए। तो इसका जो आपका जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग टेम्परेचर, 1 atm जो प्रेशर है उसको प्राप्त करने के लिए जो टेम्परेचर है वो लग गया आपका टीबी, जो कि टीबी नॉट से क्या है, ज्यादा है। तो जो ये जो टेम्परेचर में वृद्धि हो रहा है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ज्यादा क्या है आपका, टीबी माइनस क्या हो जाएगा जी, टीबी नॉट। क्लियर है क्या, यहां तक सभी को क्लियर है। इसी डिफरेंस को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में या क्वथनांक में उन्नयन। क्लियर है क्या। जितना ज्यादा हम लोग इंप्योरिटी ऐड करेंगे, इंप्योरिटी स्टैंड फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट, सॉल्यूट, ठीक है। अवाष्पशील विलय को ही कहते हैं हम लोग इंप्योरिटी यहां पे कह रहे हैं, क्योंकि इसको ऐड करने पर क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है। पहले कोई जो प्योर सॉल्वेंट था वो 60 डिग्री पे बॉइल हो रहा था, अब इंप्योरिटी ऐड करने पर कितने डिग्री पे, 80 या, है ना, 60 से बोल सकते हो, एबव पे क्या हो रहा है, वो बॉइल हो रहा है। क्लियर क्या। इसी बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीमेंट को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है क्या। अच्छा ये जो सिस्टम है ये बहुत ही डायल्यूट सिस्टम के लिए होते हैं, और किसके लिए हम लोग बोली है, ये आइडियल सोल्यूशन के लिए। तो आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या है आपका स्टेटमेंट है कि जो ये आपका जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करता है जी, मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूट या मोलिलिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। क्लियर है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या दूसरे वर्ड में कहें, ये जो आपका मोलिलिटी है ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ज्यादा बढ़ेंगे आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ेगा। क्लियर है। चलिए तो इसको हम लोग, इस जो कांस्टेंट है इसको हटाएं तो एक नया कांस्टेंट लेते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं केबी। और इस केबी को बोलते हैं हम लोग, ये केबी किसका है जी, ये जो केबी है ये किसका प्रॉपर्टी है, सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी है। ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। या सबसे इंपॉर्टेंट आप एग्जाम में देखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे, क्या बोलते हैं उसको जी,
इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसका वैल्यू देखिए ध्यान से, जनरली आपके एग्जाम में दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो वो वाटर का होगा, और वाटर का वैल्यू होता है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और अगर बिल्कुल भी नहीं दिया रहेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़े, तो इसका वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। केबी इक्वल टू होता है आर टीबी नॉट स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा आपका 1000 एलवी। क्लियर है। जहां पर आपका आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, और टीबी तो पता ही है आपको, एलवी क्या है जी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है। इस एलवी का वैल्यू भी क्या होता है जी, डेल एच वेपराइजेशन अपॉन में क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है। चलिए, तो यहां पे वैल्यू हम लोग देखते हैं, टीबी क्या हो जाएगा, केबी इंटू मोलिटी के बारे में तो पता ही आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहां से हम लोग वेट में मॉलिक्यूलर वेट करके मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहां पे जो क्वेश्चन है, जनरली मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट, इस तरीके से यही चीजें पूछा जाता है। तो यहां से आप मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोग यहां से फाइंड कर सकते हैं, है ना। वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट को ट्रांसफर करेंगे, टीबी नीचे आ जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो सॉल्व कर लो। क्या हो जाएगा, टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूट इंटू क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये तो केबी है ही ना, यहां पे हो जाएगा टी इंटू वेट ऑफ, अगर ग्राम में लेना चाहेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, 1000 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, यहां से आप मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट कर सकते हो, जो आपको जो सॉल्यूट है ऐड किए हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के लिए ये आपका फॉर्मूला है। इसका यूज हम लोग बहुत बार करेंगे, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसमें क्या इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, वांट ऑफ फैक्टर, दैट इज आई को भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद ये जो रिलेशन जो दिख रहा है आपको, इक्वेशन दिख रहा है, वो आपको क्या होगा, मोर यूजफुल हो जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग लास्ट में करेंगे, ऐड करेंगे उस सभी चीजों को। तो यहाँ पे हमारा जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, यहां पे हम लोग न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर को पढ़ना हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, उसको साथ में लेते हुए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब लास्ट आपका सेकंड लास्ट आपका क्या है जी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में हम लोग डिफाइन करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। देखिए, सेम कहानी है यहां पे भी, कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या देखेंगे, जब when non-volatile solute is added to volatile solvent, its vapor pressure decreases। अब जब वेपर प्रेशर डिक्रीजेस कम होगा, तो वहां पे फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा जी, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होते हैं जी, वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे, तो आइए हम लोग देखते हैं, पहले डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। when non-volatile solvent is added to volatile solvent, क्या हो जाएगा जी, इट्स
वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। और जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। थस फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस। क्लियर है? चलिए हमको समझते हैं, थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू समझते हैं, है ना, तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलिए, ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट, ये होगा आपका x कोऑर्डिनेट। क्लियर है? ये हो गया आपका ओरिजिन। यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये वेपर प्रेशर के लिए है, ये जो है आपका टेम्परेचर के लिए है। क्लियर है? चलिए देखिए, यहां पे हम क्या कहा जा रहे हैं हम लोग, कोई भी जो आपका सॉल्वेंट है वो जमता कब है, पहले क्या होता है, लिक्विड होता है। लिक्विड फिर क्या होता है, देखिए कोई सॉलिड को हम जैसे बर्फ के बारे में बात करते हैं, हमारे पास बर्फ रखा हुआ है, ठीक है, आइस की, आइस कैसे होता है, सॉलिड। अब उसको हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होना पड़ेगा, वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसमें क्या होगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ा समझते हैं हम लोग, आइए देखिए, यहां पे क्या है, मान लो सॉलिड है, मान लो टेम्परेचर इंक्रीज करते गए, लेफ्ट से राइट क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, फाइनली वो क्या हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ये क्या है आपका, इसको देख लीजिए, ये है आपका सॉलिड सॉल्वेंट है, सॉलिड सॉल्वेंट है, ठीक है। ये क्या है आपका, लिक्विड सॉल्वेंट है। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज किए, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, वो लिक्विड में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो सॉल्वेंट का है, अब हम देखते हैं सॉल्यूशन का। जब हम क्या करेंगे उसमें जी, क्या ऐड करेंगे, अवाष्पशील विलेय या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तब क्या होगा, तो हम डिजाइन करते हैं। चलिए अब क्या होगा, देखिए देखिए, वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा किसका रहेगा, प्योर सॉल्वेंट का, उसके नीचे में किसका रहेगा, सॉल्यूशन का। वेपर प्रेशर यहां से कम हो गया, हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो कहां पे टच करेगा, इस पॉइंट पे टच करेगा। देखिए ये क्या है, देखिए ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है जी, ये वो पॉइंट है, कह सकते हैं ये इक्विलिब्रियम है। कौन सा इक्विलिब्रियम है, देखिए ये, इसको हम लोग मेंशन करते हैं इक्विलिब्रियम 1, और ये इसको बोल देते हैं इक्विलिब्रियम 2। तो जो इक्विलिब्रियम 1 वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये किसके किसके बीच में है, सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट के बीच में है इक्विलिब्रियम। क्योंकि सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड। इस पर्टिकुलर पॉइंट से थोड़ा सा भी टेम्परेचर देंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, थोड़ा सा टेम्परेचर कम होगा तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? दूसरा देखिए ध्यान से, जो सेकेंड इक्विलिब्रियम है उसमें क्या है, देखिए कहां, यहां पे, ये है आपका सॉलिड, क्या है जी, सॉल्वेंट है। किसके साथ इक्विलिब्रियम है, ये क्या है जी, कौन सा, ये लिक्विड, क्या है यहां पे, सॉल्यूशन है। क्लियर है? चलिए अब इस पॉइंट को देखते हैं हम लोग, इसके लिए देखिए ध्यान से, और इसके लिए देखिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ जी, टीएफ नॉट क्या हुआ, हाई टेम्परेचर पे है। लेफ्ट की ओर क्या है आपका, टीएफ है। इसका मतलब ये कि प्योर सॉल्वेंट में जब हम नॉन वोलाटाइल या अवाष्पशील विलेय ऐड किए तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट देखिए कम हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब ये
कि कोई लिक्विड है या सॉल्वेंट है जैसे वाटर, उसका फ्रीजिंग पॉइंट मान लो 4 डिग्री है, 4 डिग्री पे वो फ्रीज होता है, तो उसमें इंप्योरिटी मिलाने पर उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, 2 डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री पे फ्रीज होगा। ठीक है, वो 4 डिग्री पे फिर फ्रीज नहीं होगा। तो इसका यूज कहां पे है, ये जो सिस्टम है इसका यूज कहां पे है, तो देखिए ठंडे प्रदेश में हमारे जो, जैसे कि हमारे जैसे जैसे हमारे पास कोई भी वाहन है, उसमें जो फ्यूल्स है या कह सकते हैं कि उसमें ऑयल है, वो लिक्विड है, अब वो मान लो 5 डिग्री पे वो क्या हो जा रहे हैं, वो फ्रीज हो जा रहे हैं। तो उसमें कुछ इंप्योरिटी ऐड करने पर या नॉन वोलाटाइल हम लोग क्या डालेंगे, सॉल्यूट डालेंगे, जिसका उसका टेम्परेचर 5 डिग्री ना होकर के कितने हो जाएंगे, 3 डिग्री पे, और हमारा जो भी आपका जो वाहन है वो 5 डिग्री पे क्या करेगा, रन करेगा, क्योंकि वहां पे वो फ्रीज नहीं होगा। उसको फ्रीज होने के लिए कितना चाहिए, 3 डिग्री चाहिए। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो वहां पे इथाइलिन ग्लाइकॉल को यूज करते हैं, जिससे क्या होगा, आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या करते हैं जी, यहाँ पे क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। क्लियर है? क्लियर क्या, यहां तक सभी? ग्राफ को एक बार और देख लीजिए। ये जो सिस्टम है आपका प्योर सॉल्वेंट का है, ये किसका है जी, सोल्यूशन का है। जब हम प्योर सॉल्वेंट में इंप्योरिटी ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है। और इसी डिक्रीमेंट जो है, जो डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या हो जाएगा ये, टी एफ नॉट माइनस में क्या हो जाएगा जी, टी एफ। यही क्या है आपका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। सिमिलरली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की तरह डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आइडियल सिस्टम हो, तो जो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होते हैं वो मोलिलिटी के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। किसके मोलिलिटी जी, सॉल्यूट के मोलिलिटी के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। क्लियर है क्या? जितना ज्यादा मोलिलिटी सॉल्यूट का होगा, मोलिलिटी मतलब क्या, संख्या, जितना ज्यादा मात्रा आपका सॉल्यूट का होगा, अवाष्पशील विलय का होगा, उतना ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखने को मिलेगा आपको। क्लियर है क्या? चलिए, सेम यहां पे इस कांस्टेंट को हटाने पर हमको क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा, उसको बोलते हैं केएफ इंटू एम। ये जो केएफ है वो क्या है जी, ये भी सेम किसका प्रॉपर्टी है, ये पूरा पूरा किसका प्रॉपर्टी है जी, सॉल्वेंट का। वहां पर भी किसका प्रॉपर्टी था, सॉल्वेंट का ही। तो ये जो केएफ होता है, इसे बोलते हैं हम लोग डिप्रेशन। जैसे वहां पे हम लोग बोले थे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, वैसे यहां पे क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट बोल देंगे, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं इसको, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका जो वैल्यू होता है वाटर सिस्टम के लिए 1.86 होता है। ठीक है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, सेम वहां पे आर टी एफ नॉट स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, 1000 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलवी की जगह पे क्या होगा जी, एल एफ हो जाएगा। क्लियर है? और सेम एल एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेटेंट क्या होता है जी, यहाँ पे वहां पे क्या था, हीट ऑफ वेपराइजेशन था, यहाँ पे हीट ऑफ फ्यूजन है। इसका वैल्यू क्या होगा, सेम डेल एच फ्यूजन अपॉन में क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? चलिए, और यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना चाहें तो हो जाएगा आपका केएफ वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा जी, डेल्टा टी आपका टीएफ हो जाएगा, और वो क्या होगा देखिए, इनटू, अगर हम जो सॉल्यूट है, अगर सॉल्वेंट उसको हम लोग किस में लेंगे जी, अगर ग्राम में ले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए, इस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं जी, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब हमारा जो है तीसरा नंबर का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कंप्लीट होता है। यहां तक हम लोग ग्राफ को भी बहुत अच्छे समझ लिए हैं।
क्लियर है? दो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पे हम लोग को देखने को मिलता है। इसके बाद हमारा बचता है लास्ट जो है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? तो आइए हम उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? चलिए, ऑस्मोटिक प्रेशर में दो चीजें हम लोग देखते हैं। कौन कौन सा? तो ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं। तो ऑस्मोसिस के बारे में बात करें तो इसको बोलते हैं परासरण। क्या बोलते हैं हिंदी में? परासरण। और ऑस्मोटिक प्रेशर को कहते हैं परासरण दाब। क्लियर है? परासरण एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो आपको जो देखिए सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो जो आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन में है, और सोल्यूशन क्या होते हैं, उसमें सॉल्यूट ऐड किए हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, हाई। तो यहां पर देखिए ध्यान से, जो फ्लो ऑफ लिक्विड होता है उसका क्या होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, फ्लो होता है। लिक्विड का क्या होगा, फ्लो होगा लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो दूसरे में हम क्या कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है क्या? चलिए डिफाइन हम करते हैं। परासरण क्या है? सबसे पहले हम लिखते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा देख लीजिए। ऑस्मोसिस तो क्या होता है, क्या है जी? इट इज अ फ्लो ऑफ, इट इज अ फ्लो ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड का क्या है, फ्लो है फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है? दूसरे में आप ये भी देखने को सुने होंगे, ये लो कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिख देते हैं, सॉल्वेंट। इसको क्या लिख देते हैं, सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इस सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड किया है तो सॉल्यूशन बना है। तो सिंपल सी बात है, किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वो सॉल्वेंट ना रह के क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन, कहीं कहीं पे ये भी डेफिनेशन देखे होंगे कि लो कॉन्सेंट्रेटेड वाटर से हाई कॉन्सेंट्रेटेड वाटर की ओर क्या होता है, फ्लो होता है। ऐसा भी डेफिनेशन आप देखने को आपको मिला होगा। ठीक है? तो ओवरऑल यही कहेंगे कि इट इज अ फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी द्रव का, ठीक है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या होता है, बहाव को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस। क्लियर है क्या? चलिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक हम लोग मॉडल ले लेते हैं, इसको थ्रू हम लोग समझते हैं ये होता क्या है। एक हम लोग क्या लेते हैं, ये मेम्ब्रेन है। क्या है जी? मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है? ऐसा मेम्ब्रेन, ये झिल्ली है। क्या है? झिल्ली है जो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करने देता है। जैसे आप चाय छानते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है, जब चाय को छानते हैं फिल्टर से, जो छन्नी से, तो वहां पे क्या होता है, चाय जो होता है वो नीचे क्या आता है, नीचे कलेक्ट होता है, और ऊपर में जो चाय की जो छन्नी है उसमें क्या आता है, चाय पत्ती आता है। तो ये जो छन्नी है वो किस टाइप की छन्नी है, सिर्फ और सिर्फ जो चाय पत्ती उसको रोकने के लिए। वैसे ही क्या हो रहा है, किसको फ्लो करने दे रहा है, वो जो सोल्यूशन है उसको फ्लो करने दे रहा है और चाय पत्ती को रोक दिया। वैसे यहाँ पे क्या है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये जंतु मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। देखिए ये क्या करेगा, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को मूव करने देगा, पार करने देगा। सॉल्यूट कहां पे जो है, सॉल्यूट पार्टिकल इससे पार नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो छेद होता है वो बहुत क्या होता है, छोटा छोटा होता है। क्लियर है? तो सिर्फ यहां से सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या लेते हैं जी, प्योर सॉल्वेंट लेते हैं। ठीक है? यहां पे क्या लेंगे हम लोग, सॉल्वेंट के साथ में, सॉल्वेंट के साथ में जी सॉल्यूट भी लिए हैं।
मतलब क्या हो गया, ये सोल्यूशन हो गया। बहुत बढ़िया, ये क्या हो गया जी, सोल्यूशन हो गया। अब देखिए, अब देखिए यहां पे ये क्या है आपका, ये क्या है जी आपका, सॉल्वेंट है। क्लियर है। और ये क्या है आपका, सोल्यूशन है। क्लियर है। ये क्या है आपका, लो कॉन्सेंट्रेशन है। लो कॉन्सेंट्रेशन पे है। और ये क्या है जी, हाई कॉन्सेंट्रेशन पे है। क्लियर है। तो बताइए, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर क्या होगा आपका, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल है उसका क्या होगा जी, फ्लो होगा। तो फ्लो कहां से कहां तक होगा, इस तरीके से फ्लो होगा। क्लियर है क्या। इस तरीके से क्या देखने को मिलेगा हमको, फ्लो देखने को मिलेगा। इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस। क्लियर है क्या। दूसरा जो टर्म आता है आपके पास, कौन सा, तो वो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, इसको हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। तो ये जो प्रेशर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, वो होता क्या है, ये मिनिमम प्रेशर है जो सॉल्यूशन साइड पे लगाया जाता है, जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक दे। जब यहां पे हम लोग प्रेशर लगाएंगे, यहां से हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो ये जो ऑस्मोसिस जो हो रहा है, जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हो रहा है, वो क्या हो जाएंगे जी, रुक जाएंगे। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द मिनिमम प्रेशर, मिनिमम प्रेशर which can prevent to या prevent osmosis process, या डायरेक्ट लिख सकते हैं which can prevent osmosis। ऑस्मोसिस के जो रोक दे वो मिनिमम प्रेशर है। ठीक है। किस साइड पर रहेगा, which can prevent osmosis to solution side। ठीक है। सोल्यूशन साइट में लगाया गया वह प्रेशर जो ऑस्मोसिस प्रेशर को रोक दे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है क्या। एक बार देखिए ध्यान से, इसको हम लोग मॉडल के थ्रू समझते हैं, थोड़ा से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। आइए समझते हैं हम लोग। समझिएगा, यहां पे क्या है जी, आपका मेम्ब्रेन है ना। यहां पे क्या है, सॉल्वेंट है। और यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, सॉल्वेंट के साथ में क्या है जी, सॉलिड पार्टिकल भी है। कौन, ठीक है। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि ये जो क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहां पे क्या है, हम लोग क्या लगाए, पिस्टन लगाए। जहां से हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, प्रेशर क्या करेंगे जी, यहां से अप्लाई करेंगे टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, या बोल सकते हैं टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ठीक है। देखिए यहां से क्या देखने को मिल रहा है आपको, ऑस्मोसिस देखने को मिल रहा है। लेकिन जब हम यहां से प्रेशर लगाएंगे, तो ये जो आपको जो सिस्टम दिख रहा है, जो ऑस्मोसिस दिख रहा है, वो क्या हो जाएगा, यहां पे ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस की जो क्रिया है
जो फ्लो ऑफ जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब प्रेशर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और इसी मिनिमम प्रेशर को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है। और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, जो किसके समानुपाती होता है, किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन। किस पे डिपेंड करता है जी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरा देखिए ध्यान से, पाई किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। क्लियर है। दोनों को हम लोग एक साथ लिखें तो क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी टी। और ये जो समानुपाती कांस्टेंट है उसको हटा तो क्या हो जाएगी जी, सी आर टी। यहां पर सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलरिटी। क्लियर है। यहां पे आर क्या है जी, गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है। इसका वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, 1/12। ये 0.082 लेते हैं, है ना। और आपका टी क्या है जी, टेम्परेचर, किसमें लेते हैं जी, केल्विन में। क्लियर है। चलिए, तो फाइनली हम लोग जो है 4 प्रकार के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े। पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लास्ट पढ़े हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, यहाँ पे एक ना टाइप ऑफ सॉल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं कि वो सिस्टम जो है, 2 सिस्टम के बारे में बात करेंगे, 2 अलग अलग सॉल्यूशन होंगे जहां पे दोनों का पाई के वैल्यू होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के वैल्यू पाई 1 पाई 2 करके, और वहां पे बोलेंगे दोनों क्या है, आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। पहला क्या है, 2 टाइप के सॉल्यूशन है, जिसका क्या है, पाई 1, और दूसरा सॉल्यूशन है आपका पाई 2। अगर दोनों का जो है ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग आइसोटोनिक। ठीक है। दूसरा देखिए, मान लो पाई 1 का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 2 से ज्यादा है, तो पाई 1 जो है उसको हम लोग बोलेंगे हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपरटोनिक। देन पाई 2, या दूसरे तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि पाई 2 इज हाइपोटोनिक देन पाई 1। क्लियर है। ज्यादा होता है उसको बोलते हैं हम लोग हाइपरटोनिक, और कम होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। क्लियर है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं इस 4 प्रकार के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के सिग्निफिकेंस को बढ़ाने के लिए एक नया फैक्टर आते हैं जिसको बोलते हैं आप लोग वान टफ फैक्टर। ठीक है, 1880 में दिया गया, जिसके थ्रू ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारे यूज में आते हैं, कंप्लीटली कह सकते हो। क्लियर है। तो हम उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, वान टफ फैक्टर के बारे में। वान टफ फैक्टर, इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या बताया गया, सुन लीजिए ध्यान से। जो हमारे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं। क्लियर है। और जब ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं तो जितना हम सॉल्यूट ऐड करेंगे उसके आधार पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंजेस दिखने को मिलना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या होता है कि जो आपको जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद या तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं या एसोसिएट हो जाते हैं। क्लियर है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए आप, जो एसिडिक एसिड है उसको पानी में डालने पर एसिटेट आयन और H+ आयन में टूट जाते हैं, तो यहां पे क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। अब हम जो है 1 मोल क्या डाल रहे हैं, एसिडिक एसिड, लेकिन हमको जो कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है वो 2 मोल का रिजल्ट दे रहा है। समझ रहे हो।
तो वहां पे हमको समझ में नहीं आया कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो वान टॉप साहब ने इस चीज को क्लियर किए कि जो आपका जो सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं वो क्या रहे हैं, उसमें जाने के बाद क्या हो जा रहे हैं, डिसोसिएट हो जा रहे हैं। इसलिए आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा देखने को मिल रहा है जितना आप सोच रहे हैं। क्लियर है क्या? दूसरी चीज देखिए ध्यान से, इसी एसिटिक एसिड को आप जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोल सकते हैं, लाइक बेंजीन। आप बेंजीन में डालते हैं तो आपका जो एसिटिक एसिड है उसका डाइमराइज हो जाता है। डाइमराइज मतलब ये कि दो एसिटिक एसिड एक हो जाते हैं। क्लियर क्या? दोनों क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो आप सोचिए यहां पे हम लोग मान लो 10 मोल एसिडिक एसिड यूज किए और उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेक किए तो वो 10 के लिए नहीं 5 के बराबर हमको क्या दिया, चेंजेस देखने को मिला। जिस तरीके से चारों प्रॉपर्टी है ना, एलिवेशन, डिप्रेशन, ये सब जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में कम हमको देखने को मिला। तो इन सभी चीजों के क्लेरिफिकेशन के लिए है ना, आगे चल के हमारे पास कौन सा आया, वन टॉप फैक्टर आया, जिन्होंने क्लियर कर दिया कि इसके पीछे रीजन क्या है। तो हम उस पर्टिकुलर एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बारे में हम लोग को पता चल जाए तो हम एग्जैक्ट जो भी आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें होने वाले चेंजेस के बारे में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं ये वन टॉप फैक्टर होता क्या है। इसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होते हैं जी, तो नॉर्मल मोलर मास अपॉन में क्या होते हैं जी, एबनॉर्मल मोलर मास। क्लियर है? दूसरे तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा जी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। या हम और देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं हम लोग, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में क्या हो जाएगा, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? चलिए इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं हम लोग किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं आई के वैल्यू को। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, देखिए यहां पे जो मोलर मास होते हैं इन दोनों के कह सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये इसके लिए है, सॉरी, ये दोनों एक साथ है, लेकिन यहां पे देखिए ध्यान से ये उल्टा है यहाँ पे। ठीक है, ये जो है ऊपर के लिए है और ये किसके लिए है, नीचे के लिए है। क्योंकि आपको जो मोलर मास होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, जो भी आपको गेट करते हैं, प्राप्त करते हैं, है ना। चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई के वैल्यू को देख लेते हैं, लिख लेते हैं हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ क्या जी, आई। तो केस देखते हैं हम लोग। फर्स्ट केस में क्या होगा जी, हम लोग क्या करते हैं, एसोसिएशन कर लेते हैं या डिसोसिएशन कर लेते हैं, डिसोसिएशन। ठीक है, तो लिख लेते हैं कैसे डिसोसिएट करते हैं कोई चीज। मान लो n नंबर ऑफ कंपाउंड है, वो किसमें डिसोसिएट हुआ है, ए एन में डिसोसिएट होंगे। क्लियर है? जैसे क्या, मान लो ये 5 है तो क्या हो जाएगी जी, 5 ए में टूटेगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या था, ये 1 था, ये क्या था जी 0, कुछ समय बाद ये कितना बना x nx, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x। तो आई के वैल्यू हम लोग फाइंड करना है। देखिए ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन तो कितना हो जाएगा nx
प्लस क्या हो जाएगा जी, या फिर इसको हम लोग ऐड करते हैं 1 माइनस एक्स प्लस एन एक्स। बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन क्या है, 1 है। तो सॉल्व कर ले, इसको डिजाइन कर लेते हैं। 1 प्लस एन माइनस 1 प्लस एन माइनस 1 एक्स। क्लियर है। सेकेंड केस देख लेते हैं हम लोग, केस 2। अच्छा, यहां पे देख लीजिए आप लोग, ये जो n है वो क्या है जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है। क्लियर है। जो n नंबर जो दिखने को मिल रहा है वही है। और ये x क्या है जी, ये x क्या है, x क्या है, x डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर है। चलिए यहां पे केस 2 क्या हो जाएगा जी, n नंबर में रहेंगे, बाद में क्या हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या था, 1 था, ये क्या था 0, फिर क्या हो जाएगा ये x बाय क्या हो जाएगा n, ये क्या बचेगा 1 माइनस एक्स। तो इसके लिए i क्या हो जाएगा, इसके लिए i क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई n। क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाई n माइनस 1 अपॉन में क्या, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x। ठीक है। तो ये आपका जो फॉर्मूला है इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे जी, आई के क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है। चलिए, तो फाइनली हम लोग जो है आई भी हम लोग कैलकुलेट कर लिए, और हम ओवरऑल क्या करेंगे, सभी जो आपको जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको हम लोग क्या करेंगे, समराइज करेंगे। और हम लोग आज से क्लास पे यहीं पे क्या करेंगे जी, तो लिखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, 1/2 के आने के बाद जो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहला है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा हो जाएगा आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा हो जाएगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। चलिए इसके लिए क्या है इक्वेशन, P नॉट ए माइनस क्या है PS अपॉन में क्या है P नॉट ए इक्वल टू ये क्या हो जाएगा IXB। क्लियर है। चलिए ये हो जाएगा आपका डेल T इक्वल टू क्या हो जाएगा जी IKB, ये हो जाएगा मोलिलिटी डेल्टा, ये हो जाएगा TB, ये हो जाएगा आपका TF, या फिर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं IKF और मोलिलिटी। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, C इक्वल टू क्या आ जाएगा C नहीं, पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा ICRT। इस तरीके से हम लोग I को इंट्रोड्यूस भी कर लिए। अब ये जो आपको इक्वेशन देखने को मिल रहा है ये आपका क्या है जी, काम का है। इसको भी हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं थोड़ा सा हम लोग डिजाइन कर लेते हैं। P एंड नॉट -1 दोनोन साइड में क्या करेंगे -1 करेंगे, तो हमको देखने को मिलेगा आपका क्या PS अपॉन में क्या हो जाएगा, ये PS इक्वल टू जाएगा INB अपॉन में क्या हो जाएगा जी N में। तो इसका यूज करके आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जल्दी से हो जाएगा। ठीक है। इन सभी इक्वेशंस को लेते हुए हम लोग कल जो है पूरे टॉपिक का कंप्लीट सॉल्यूशन चैप्टर का एक हम लोग क्या लेंगे, क्वेश्चन सेशन सीरीज लेंगे, जहां पर आपके जितने भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं या आए हैं, ठीक है, उन सभी को लेकर के आएंगे। ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या होगा, अंदर से आपको क्या मिलेगा, कॉन्फिडेंस आ गया कि हम लोग कुछ सीख पाए हैं। क्योंकि यहाँ पे हम लोग थ्योरी तो समझ गए, थ्योरी भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपको क्या करना है, क्वेश्चन करेंगे तो आपके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, जो क्या करेगा आपको कॉन्फिडेंस क्या होगा, डेवलप होगा, और वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करेंगे, हेल्प मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन सीरीज में।